नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट पे। 1801 ईस्वी में थॉमस अंग्स नाम करके एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए थे, जिन्होंने लाइट के रिगार्डिंग एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किए थे जिसका नाम था अंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। लाइट के इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसे फेनोमेना को परफॉर्म कराए थे, जिससे हमें ये पता चला कि लाइट एक वेव की तरह बिहेव करती है। क्योंकि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसे फेनोमेना में जो फ्रिंजेस बन रहे थे वो तभी बन सकते हैं जब लाइट को आप वेव की तरह ट्रीट करेंगे। इसके बाद 1923 ईस्वी में एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए जिसका नाम था आर्थर हॉली कॉम्पटन, जिन्होंने ये बताया कि लाइट एक वेव की तरह बिहेव करती है। और इसी की रिगार्डिंग 4 साल बाद 1927 में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। कॉम्पटन इफेक्ट एक्चुअली एक तरह का इफेक्ट है जो कंफर्म करती है कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर होगा। आइए देखते हैं इसको डिटेल से। आर्थर एच कॉम्पटन डिस्कवर कॉम्पटन इफेक्ट इन 1923। 1923 में कॉम्पटन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी, फॉर विच ही गॉट नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स इन 1927। 1927 में उसको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। This effect provide a strong evidence for quantum theory of light. लाइट का क्वांटम थ्योरी का ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड किया। इट कन्फर्म द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और साथ ही साथ लाइट एक पार्टिकल नेचर है वो कन्फर्म किया है ना। तो आइए हम लोग समझते हैं इसको डिटेल से। देखिए, इस बात को समझने से पहले कि लाइट एक पार्टिकल की तरह कैसे बिहेव करेगी, इस चीज को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अगर कोई पार्टिकल है तो पार्टिकल नेचर क्या होता है, वो पार्टिकल की तरह बिहेव कैसे करती है, क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कोई एक बॉडी है, किसी दूसरे बॉडी के साथ हम लोग कोलाइड करेंगे और कोलिजन के बाद देखते होता क्या है। तो सपोज दैट कोई एक बॉडी है जी, और इस बॉडी के साथ क्या करा हुआ है, तो कोलिजन कर रही है। तो कोलिजन के दौरान दो चीजें जनरली होती है। पहला ये कि वो जो बॉडी है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी और साथ ही साथ कुछ एनर्जी लूज करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई बॉडी या कोई पार्टिकल अगर किसी दूसरे पार्टिकल के साथ कोलिजन करती है तो दो चीज होता है, अपना एनर्जी लूज करेगी और साथ ही साथ डायरेक्शन चेंज करेगी। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई भी थिंग्स इस तरह का परफॉर्मेंस करे तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वो भी पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऐसा ही कुछ हुआ जब हाई एनर्जेटिक रेडिएशन एक्सरे या गामा रे को किसी भी मेटल के एटम्स के इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किया है ना, इंटरेक्ट कराया, तो हुआ क्या कि ये जो एक्सरे है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा के वो अपना एनर्जी लूज कर देती है और साथ ही साथ डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सरे का जो फोटोन्स है एक्चुअली ये क्या है, मासलेस पार्टिकल है। और किस पे इंटरेक्ट किया, मैसिव पार्टिकल पे। और इंटरेक्ट करने के बाद वो जो फोटोन्स हैं, एक्सरे का जो फोटोन्स है वो अपना डायरेक्शन भी चेंज कर रही है और साथ ही साथ अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रही है एनर्जी का। तो इसका मतलब क्या, वो पार्टिकल नेचर नहीं है, जिस तरह से यहाँ पे आपको बताए थे वैसा ही तो है। तो हमें ये पता चला कि फोटोन जो एक्सरे का जो फोटोन्स है वो लाइट की तरह, वो जो फोटोन है वो एक्चुअली पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। आइए हम लोग समझते हैं डिटेल से। तो देखिए, जब भी कोई हम लोग इंसिडेंट एक्सरे को इंसिडेंट कराते हैं तो उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो हम लोग इसकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लिए हैं। जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वेवलेंथ काफ़ी कम होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब ये इंटरेक्ट किया इलेक्ट्रॉन के साथ, इसके बाद वो स्केटर्ड कर गई, तो स्केटर्ड किया तो इसका एनर्जी लूज हो गया। एनर्जी लूज होने का मतलब क्या है, इसके पास स्केटर्ड एक्सरे है, एनर्जी लो हो गया तो इसके पास फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी और साथ ही साथ क्या होगा बोलो तो वेवलेंथ काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। इसलिए ये जो इंसिडेंट एक्सरे है और ये जो स्केटर्ड एक्सरे, इसमें आप देखेंगे कि इसका वेवलेंथ बस इतना ही है जी, और इसका वेवलेंथ क्या बोलो तो काफी ज्यादा, इसको हम लोग लैम्डा डैश से डिनोट कर रखे हैं। मतलब इसका फ्रीक्वेंसी न्यू से और वेवलेंथ लैम्डा से, और जो स्केटर्ड एक्सरे है वो एक्चुअली वेवलेंथ उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे बोलो तो लैम्डा डैश, और इसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू डैश से डिनोट करेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया है इसीलिए इसको रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग कहते हैं। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट है क्या। When high frequency radiation, that is X-ray या gamma ray, are scattered by electrons of a scatterer, then the frequency of a scatter wave is smaller than the frequency of incident radiations. This phenomena known as Compton effect. मतलब क्या है कि जब भी कोई हाई एनर्जेटिक एक्सरे किसी इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करती है तो अपना एनर्जी वो क्या करती है बोलो तो लूज कर देती है और डायरेक्शन भी चेंज करती है। तो लाइट के या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। और जो वेवलेंथ में चेंज आता है ना, जैसे ये स्कैटर एक्सरे का जो फोटो मतलब वेवलेंथ है वो लैम्डा डैश है, इसका लैम्डा है, तो इनमें जो वेवलेंथ में जो चेंज आया उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। द चेंज इन वेवलेंथ बिटवीन scattered radiations and incident radiation is called Compton shift. It is denoted by del lambda. मतलब स्कैटर्ड एक्सरे और इंसिडेंट एक्सरे के बीच का जो वेवलेंथ में जो चेंज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बोलो तो कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं, और उसको हम लोग डेल लैम्डा से डिनोट करेंगे। और डेल लैम्डा का जो फॉर्मूला होता है जी याद रखेंगे, वो होता है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, जिसको हम लोग चेंज इन वेवलेंथ कहेंगे, और ये बराबर होता है h डिवाइडेड बाय m नॉट c इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, जहां पे h मेरा प्लांक्स कांस्टेंट है, m नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, c मेरा स्पीड ऑफ लाइट है, थीटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, और डेल लैम्डा क्या बोलो तो कॉम्पटन शिफ्ट। अब इस फॉर्मूला से हमें एक दो बातें स्पष्ट होनी चाहिए कि डेल लैम्डा का जो फॉर्मूला होता है h डिवाइडेड बाय m नॉट c 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेवलेंथ में अगर आपको ज्यादा चेंज चाहिए तो थीटा का वैल्यू आपको ज्यादा चेंज करवाना पड़ेगा, और वेवलेंथ में कम चेंज चाहिए तो थीटा का वैल्यू कम लेना पड़ेगा। आइए हम लोग एक दो डाटा से समझते हैं। मान लेते हैं कि लेट एक बार हम लोग एक केस में क्या करते हैं, थीटा का वैल्यू 0 ले लेते हैं, और आपको पता है को जीरो का वैल्यू कितना होता है बोलो फटाफट। को जीरो का वैल्यू होता है जी आपका 1, तो 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे देगा 0। इसका मतलब जो चेंज इन वेवलेंथ यहाँ पे आएगा डेल लैम्डा का वैल्यू जी वो 0 आ रहा है। मतलब अगर हम स्मॉल एंगल में चेंज लेते हैं, और ये थीटा है क्या, थीटा है आपका जो स्कैटर्ड एक्सरे है वो कितना एंगल के साथ वो स्कैटर किया है ना, तो स्कैटरिंग एंगल है किसका, इलेक्ट्रॉन का नहीं फोटोन का, ये बात याद रखेंगे। तो अगर हम लोग स्कैटरिंग एंगल बहुत ही कम लेते हैं, 0 लेते हैं, देख सकते हैं वेवलेंथ में चेंज काफी कम आता है। और अगर हम लोग अगर थीटा में चेंजेस बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं कि 60 डिग्री ले मतलब 60 डिग्री ले लिए, तो आपको पता है cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, तो उस तरह से अगर डेल लैम्डा निकालेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस हाफ करेंगे तो फाइनली आपका देगा हाफ जी, ये डाटा हाफ देगा, तो बचेगा कितना बोलो तो h डिवाइडेड बाय 2m नॉट c। मतलब वेवलेंथ में देखो अगर हम लोग 60 डिग्री कर दिए, 60 डिग्री अगर चेंज कर दिए, तो वेवलेंथ में जो मतलब एंगल ऑफ स्कैटरिंग में अगर आप 60 डिग्री से चेंज करते हैं, मतलब ज्यादा एंगल में चेंज करते हैं, तो वेवलेंथ में जो चेंज आएगी वो ज्यादा आएगी। मतलब एक बात याद रखिएगा, ये फॉर्मूला हमको केवल इतना बताता है कि जितना ज्यादा एंगल में आप चेंज कीजिएगा उतना ज्यादा वेवलेंथ में चेंज होगी। ओके, तो आइए इसी बात को लैंग्वेज में देखते हैं। द चेंज इन वेवलेंथ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्कैटरिंग ऑफ द फोटोन आफ्टर कोलिजन। जाहिर सी बात है डायरेक्टली पर्सनल है, मतलब ज्यादा चेंज करेंगे ज्यादा होगा। द लार्जर द स्कैटरिंग एंगल, अगर स्कैटरिंग एंगल ज्यादा होगा जी तो ग्रेटर द इंक्रीज इन वेवलेंथ, तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। ओके, चलिए अब हम लोग समझते हैं इस डायग्राम के जरिए, इसी डायग्राम के यूज करके हम लोग इस फॉर्मूला का भी जो भी आपको बताया फॉर्मूला उसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या कर रखे हैं कि मान लेते हैं कि ये एक एक्सरे है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, वेवलेंथ लैम्डा है, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वो प्रोपगेट करिए, और यहाँ पे वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करके अपना डायरेक्शन चेंज कर ली। तो ये जो डायरेक्शन चेंज किया इंसिडेंट डायरेक्शन ये था है ना, इनिशियली में इधर वो जा रही थी एक्सरे, और इसके बाद वो स्कैटर्ड करने के बाद उस डायरेक्शन में चली गई, तो कितना एंगल शिफ्ट किया बताइए, तो ये एंगल थीटा है ना, तो इसी को कहेंगे एंगल ऑफ स्कैटरिंग। किसके लिए, ये कहलाएगा आपके इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, तो मानते हैं इसका फ्रीक्वेंसी जो स्कैटर्ड एक्सरे है उसका फ्रीक्वेंसी न्यू डैश है, वेवलेंथ लैम्डा डैश है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो मोमेंटम होगा जी h न्यू बाय c हो जाएगा, h न्यू डैश बाय c। और अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ एंगल के साथ क्या किया, फाई एंगल के साथ वो इजेक्ट कर गया, और इसका जो मोमेंटम है मान लेते हैं इसकी जो वेलोसिटी है v है, तो मोमेंटम क्या होगा बोलो तो m v हो जाएगा। अब आपको पता है जी कि ये जो मोमेंटम है स्कैटर्ड एक्सरे का, उसे एक्चुअली मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आप उसे दो भागों में तोड़ सकते हैं, दो भागों में रिजॉल्व कर सकते हैं।
अगर आप इधर तोड़ेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे तो x डायरेक्शन में, तो इसका एक्चुअली एच न्यू डैश बाय सी cos थीटा में ब्रेकआउट होगा। और अगर इसी कंपोनेंट को आप y डायरेक्शन में तोड़ेंगे तो आपका एच न्यू डैश डिवाइडेड सी इंटू साइन ऑफ थीटा में ब्रेकआउट होगा। ठीक उसी प्रकार से इसको भी आप दो भागों में रिजॉल्व कर दो, तो इधर एक्चुअली यहाँ पे एंगल फाई है, तो यहाँ पे जाएगा एम भी कॉस ऑफ फाई, और एक्चुअली वाई डायरेक्शन में अगर आप आते हैं तो एम भी साइन ऑफ फाई आएगी। ओके, तो हम लोग अब यूज करने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है कोलिजन से पहले वो रेस्ट में था, तो उसका जो रेस्ट मास है एक्चुअली हम लोग एम नोट सी एस, मतलब रेस्ट मास एम नोट मानेंगे, तो उसका जो रेस्ट एनर्जी होगा जी वो हम लोग एम नोट सी स्क्वायर मान के चलेंगे, और कोलिजन के बाद जो एनर्जी है वो एक्चुअली एम सी स्क्वायर है। ठीक, तो आइए हम लोग इस बात को समझते हैं। तो ये कोलिजन के पहले कोलिजन के बाद किस किस तरह का फेनोमेना को ऑब्जर्व किया गया, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला, कोलिजन के पहले द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इन जो फ्रीक्वेंसी न्यू था, तो इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी कितना होगा बोलो तो एच न्यू हो जाएगा। और कोलिजन और स्केटर के बाद जो फोटोन को उसको फ्रीक्वेंसी न्यू हो गया था, न्यू डैश हो गया था, तो एनर्जी क्या हो गया बोलो तो एच न्यू डैश। इसी प्रकार से इसका जो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था एम नोट सी स्क्वायर था जी, लेकिन जो कोलिजन के बाद जो उसके पास जो एनर्जी आया है उसको हम लोग क्या देंगे बोलो तो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम सी स्क्वायर दे देंगे। द मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम एक्चुअली क्या होता है बोलो तो एच न्यू बाय सी होगा, और इसका मोमेंटम हो जाएगा डैश, यहाँ पे केवल लग जाएगा जी। इसी प्रकार से देखिए द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोलिजन से पहले मोमेंटम एक्चुअली बेचारा रुका हुआ था इसलिए जीरो होगा, लेकिन कोलिजन के बाद मोमेंटम कितना बोलो तो एम भी था। अब हम लोग क्या करेंगे जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कोलिजन के पहले की एनर्जी कोलिजन के बाद की एनर्जी एक्चुअली आपस में बराबर होती है। तो देखो ये कोलिजन के पहले का एनर्जी है, ये एच न्यू एक्चुअली ये एक्सरे फोटोन का एनर्जी है, इसके बाद ये आपका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है ना, ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है जी। अब इसके बाद कोलिजन के बाद जो है स्कैटर्ड एक्सरे एक्चुअली बन गया, तो उसका फ्रीक्वेंसी न्यू डैश हो गया, तो एनर्जी एच न्यू डैश हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन का एक्चुअली एनर्जी जो है एम सी स्क्वायर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको उठा करके इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो तो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, और ये प्लस वाले को भी हम लोग इधर ले आते हैं जी, तो ये तो एक्चुअली यहीं से पे था, और ये एम सी स्क्वायर केवल उधर आने दीजिए। ठीक है, अब इन दोनों को गौर से आप देखिए तो, और ये बताइए कि इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, तो एच को कॉमन निकाल दिए तो बचेगा क्या, न्यू माइनस न्यू डैश, इधर क्या बचेगा एम नोट सी स्क्वायर, और इधर इक्वल टू क्या बचेगा बोलो तो एम सी स्क्वायर बच जाएगी। अब इसको हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर करते हैं, तो देखो इधर स्क्वायरिंग करेंगे इधर भी करेंगे, पूरा पे होल स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, तो एम का स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर, सी टू द पावर स्क्वायर पहले से और आएगा तो स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगी। अब इसको तोड़िए ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको हम लोग तोड़ते हैं जी। तो जैसे अगर आप इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर तोड़ते हैं तो होता क्या है, तो होता क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर दिए फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पहले 2 लिखें फिर ए का वैल्यू पूरा लिखो ये यहाँ से यहाँ तक फिर b, ठीक है, और इक्वल टू ये एज इट इज है, इसको हम कुछ नहीं किया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि ये वाला देखो कंप्लीट एक फॉर्मूला है ना, ये वाला इसको तोड़ो ए माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो क्या देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तोड़ दिए केवल इसको तोड़े तो यहाँ से यहाँ तक ब्रेकआउट हो जाएगी। इसके बाद ये एक्चुअली ये बाकी सब सिमिलर है जी, और हम लोग कुछ नहीं करके है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एच स्क्वायर को इसको अंदर ले जाओ है ना, तो अंदर लेंगे तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से आपका मल्टीप्लाई हो गया, और इधर हम लोग एच टी रखे हुए हैं, इस इक्वेशन को हम लोग मान लेंगे 2। अब हम लोग यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग भी। तो चलो सबसे पहले हम लोग यूज कर लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। तो देखो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कितना वो हम लोग देखते हैं। तो जो कोलिजन के पहले थोड़ा सा अगर डायग्राम हम लोग देखें जी, कोलिजन के पहले एक्स डायरेक्शन में, कोलिजन के पहले केवल जो फोटोन वही एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा था, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो हम लोग लिख लेंगे। लेकिन कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम है एक्स डायरेक्शन में, एक्चुअली इसका एक पार्ट ये कंसीडर में आ जाएगा, और इसका जो इस मोमेंटम का पार्ट जो है सो ये कंसीडर में आ जाएगा। मतलब एक्स एक्सिस में कोलिजन के बाद ये दोनों मोमेंटम कंसीडर में आ जाएंगी, और जो फोटोन का मोमेंटम है वो केवल कंसीडर में आ जाएगा। तो आइए तो वही हम लोग देखते हैं ना। तो देखिए तो ये एक्चुअली एक्सरे फोटोन इंसिडेंट एक्सरे फोटोन का एक्स डायरेक्शन मोमेंटम है, और ये इलेक्ट्रॉन बेचारा रेस्ट में था तो उसके पास मोमेंटम नहीं है। अब ये स्कैटर्ड एक्सरे का है एक्स डायरेक्शन में, और ये इलेक्ट्रॉन का है एक्स डायरेक्शन मोमेंटम, ये दोनों का सम हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो डाटा है जी उसको उठा करके आप इधर ले आओ तो माइनस में आ जाएगा, और ये आपका एज इट इज है देख लो है ना।
अब हम क्या करेंगे, सी को कॉमन निकाल के उसके साथ भेज दो तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा जी। अब ये जो इक्वेशन है दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो देखो क्या देगा, है ना। इसको स्क्वायर करेंगे तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं और स्क्वायर कर दो तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और इसको स्क्वायर करेंगे तो देखो स्क्वायर करके लिखा हुआ। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसको पूरा का पूरा आप ये मान लो जी, और इसको पूरा का पूरा क्या मान लेंगे बोलो तो बी मान लो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर में उसको ओपन कर दो तो ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर पूरा और फिर माइनस 2ab आ गया कंप्लीट। इस इक्वेशन को 4 नाम देंगे। ठीक उसी प्रकार से हम लोग वाई डायरेक्शंस में जो कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम उसे हम लोग लिखेंगे। तो देखो एक्चुअली इंसिडेंट एक्स रेज विल मूव कर रही थी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में तो है ही नहीं ना, वाई डायरेक्शन में तो कंपोनेंट है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग इंसिडेंट एक्सरे का मोमेंटम जो है वाई डायरेक्शन में 0 लेंगे क्योंकि वो एक्स डायरेक्शन मूव करे इसीलिए। और इलेक्ट्रॉन का तो मोमेंटम है ही नहीं क्योंकि बेचारा रेस्ट में कोलिजन से पहले। कोलिजन के बाद का जो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का इतना होगा जी और इसका इतना होगा। अब सवाल आता है सर यहाँ पे माइनस क्यों लिखिए, आपको तो प्लस लिखना चाहिए था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली डायग्राम जो है वो दोनों को अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये है जी इलेक्ट्रॉन का वाई डायरेक्शन में है ना मोमेंटम, और ये आपका है स्कैटर्ड फोटोन का वाई डायरेक्शन मोमेंटम। कोलिजन के बाद की बात है ये, और ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो डायरेक्शन अपोजिट होते हैं वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं है ना माइनस साइन दे करके उसको इंडिकेट करते हैं, इसीलिए माइनस साइन आया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन दे दिए, अब इधर मेरा 0 है इधर। अब क्या करेंगे, इधर देख लो ये जो सी है ना, आप इधर मल्टीप्लाई कर दो इधर भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा और ऊपर यहाँ पे सी रह जाएगा, इसलिए देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म सी आया हुआ है। अब क्या करें, इसको कान पकड़ के इधर ले आओ जी, और ये आपका एजिटीज है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो चलो जी इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, तो एम स्क्वायर देगा, वी स्क्वायर देगा, सी स्क्वायर और कोस स्क्वायर 5 हो जाएगी। और इधर भी स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा, न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। इस इक्वेशन को 5 नाम देते हैं। अब पता है हम लोग क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन 4 है और ये जो इक्वेशन 5 है इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। तो चलिए ऐड करते हैं जी नेक्स्ट पेज में। तो देखो दोनों का हम लोग ऐड कर दिए, LHS एक तरफ ऐड करेंगे और RHS एक तरफ ऐड कर दिए, ठीक। तो ये पूरा इतना लंबा चौड़ा कंप्लीट एक इक्वेशन आपका आएगा जी। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में देखो गौर से क्या कॉमन निकलेगा, तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे भी है, एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे भी है, कॉमन निकाल दो, बचेगा कितना कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इक्वल टू दो, और बाकी इधर वाला टर्म में अब देखो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर हम लोग एजिटिव लिख रखे हैं। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे देखो एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर यहाँ पे आपको मिल रहा है और एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर यहाँ पे मिल रहा है, तो क्यों ना दोनों से कॉमन निकाला जाए। तो यहाँ पे क्या बचेगा बोलो तो जी कोस थीटा बच जाएगी, और यहाँ पे क्या बचेगा बोलो तो साइन ऑफ थीटा बच जाएगा, ठीक है। और ये जो बचा हुआ टर्म है उसको हम लोग बाद में लिख देते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि बताइए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो 1 होगा, आप जानते हैं। इसका वैल्यू कितना होगा बोलो तो 1 होगा, तो इसके बदले 1 लिखेंगे तो एजिटी इतना बचेगा, और फिर ये आपका एजिटी है इसके बदले भी 1 लिखेंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। इस इक्वेशन को नाम देंगे 6। अब हम लोग क्या करेंगे, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करके जो इक्वेशन 2 लाए थे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को यूज करके वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में जो सॉल्व करके दोनों को ऐड करके लाए थे वो इक्वेशन 6 है। अब हम लोग को पता है क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 6 है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब घटाएंगे। किससे घटाएंगे, इक्वेशन 2 से। तो आइए सबसे पहले ऊपर में हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन 2 ये है, पीछे से आप लिखेंगे, और ये इक्वेशन मेरा क्या बोलो तो 6 है। अब हमें एक्चुअली सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि माइनस है, तो जितने भी साइन होता है सब चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में था माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, और यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया। अब वो क्या क्या टर्म कैंसिल आउट होगा, ये प्लस में है जी, ये माइनस में कैंसिल आउट कर दो, सिमिलर है, प्लस में माइनस में कैंसिल आउट कर दो। अब ये दोनों एक्चुअली सिमिलर नहीं था, हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि ये डाटा को हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ये डाटा को लिख लेते हैं। तो ये दो को बेचारा प्लस में, इसीलिए हम लोग प्लस में लिखे हुए हैं, और ये किस में बोलो तो माइनस में। इसके बाद ये लिख लो, इसके बाद बचेगा ये टर्म और ये टर्म बचेगा, तो उसको हम लोग पूरा लिख दिए, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, RHS तरफ देख लीजिए, तो RHS में ये दोनों टर्म्स आपके पास हैं, तो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। पहले इसको लिख लो, लिख लिया, फिर माइनस देकर के ये कर दो जी, इसको लास्ट वाला टर्म को लिख लेते हैं। इसके बाद आप देखिए गौर से, आप ये पाएंगे कि हम लोग अगर माइनस कॉमन निकालें ना, माइनस कॉमन निकालें तो यहाँ पे पता चलेगा कि इससे आप माइनस कॉमन निकालिए पूरा डाटा, तो एक्चुअली कुछ नहीं तो +1 बचेगा। लेकिन इसमें मैं माइनस आप कॉमन निकालते तो एक्चुअली प्लस में था, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा जी, कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस आप कॉमन निकाल लिए, इतना आप कॉमन निकाले थे,
प्लस में था तो प्लस प्लस मतलब माइनस माइनस प्लस होता है, तो एक माइनस कॉमन निकाल लिए थे तो एक माइनस अंदर बच जाएगा। तो ये दोनों को कंबाइंड करके इक्वेशन लिखा गया यहाँ तक। अब हम लोग इधर वाला देखो, ये मेरा एजीटी लिखा हुआ है, फिर ये भी मेरा एजीटी है, इसमें कुछ नहीं किए हुए, और लास्ट में ए वाला भी, इसमें से देखो क्या कॉमन निकलेगा, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन निकाल दो तो यहाँ पे बचेगा सी का सी स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे केवल वी स्क्वायर ये वाला टर्म बच जाएगा जी। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है जी कि ये वाला जो इक्वेशंस है इसको पहले हम लोग लिखना चाहते हैं और इसको बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो इसको पहले, RHS को पहले इधर ले आते हैं, फिर LHS उधर भेज दो। अब बाकी इधर हम लोग कुछ नहीं किया रखे, ठीक है। इसके बाद इस इक्वेशंस को नाम लोग 7 देंगे। अब हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम मास वेरिएशन फार्मूला। एक्चुअली सेमेस्टर 1 में पढ़ना था कि किसी भी बॉडी का जो मास है वो इंक्रीज करता है इस फार्मूला से। m0 मेरा रेस्ट मास है, v मेरा वेलोसिटी उस पार्टी मतलब उस बॉडी का, और c मेरा स्पीड ऑफ लाइट है, और m मेरा वेरिएबल मास है। तो अब हम लोग इस इक्वेशंस को क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो ये m स्क्वायर हो जाएगा, m0 स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर और नीचे में जो है स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा। तो आगे लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो देखिए दोनों तरफ स्क्वायर किए थे तो ऐसा कुछ इक्वेशन आया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखो एक्चुअली देगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड सी स्क्वायर रहेगा, डिवाइड वाला जो सी स्क्वायर है उठा करके ऊपर ले लेंगे तो एक्चुअली सी स्क्वायर ऊपर आ गया। इस इक्वेशन को नाम लोग आर दे देते हैं, ठीक। अब ये जो एम स्क्वायर की वैल्यू है ना, इक्वेशन 7 में हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जी। देखो यहाँ पे है ना एम स्क्वायर की वैल्यू, अभी जो हम जस्ट लाए थे इस फार्मूला को यूज करके यहाँ पे पुट करें 7 में। तो आइए इसी बात को लिखते हैं, यूजिंग 8 इन 7, मतलब ये जो एम स्क्वायर की वैल्यू 8 से हम 7 में रखेंगे तो देखो यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट वैल्यू हम लोग एम का रख दें, एम स्क्वायर का, ठीक, रख चुके हैं। अब ये मेरा एजिटीज है, इधर भी हम लोग क्या है बोलो तो एजिटीज है। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, इसमें से क्या क्या कॉमन निकलेगा, तो ये पूरा डाटा सॉरी कैंसिल का क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, सी का पावर 4 हो जाएगा और एम नोट स्क्वायर और सी का पावर 4 हो गया। इधर देखो, इधर मेरा यहाँ तक तो एजिटीज है, ये भी एजिटीज मतलब पूरा एजिटीज, कोई दिक्कत नहीं उधर। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो इक्वेशंस है जो बचेगा वो हम लोग लिख लिए, और बाकी इधर वाला जो बचा हुआ सो एजिटीज आप छाप दो। इसके बाद आप देखेंगे क्या कि इधर ये जो टर्म है उसको उठा करके इधर लेंगे तो माइनस में आ जाएगा जी, और बाकी जो बचेगा टर्म आपका ये वाला टर्म बच जाएगा और आपके साथ ये भी टर्म बच जाएंगे, तो दोनों लिख दो। आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक्चुअली इक्वल है और माइनस में है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके आप 0 लिख सकते हैं, और बाकी ये दोनों एजिटीज सेम है। अब हम लोग को क्या करेंगे कि इस इक्वेशंस को उठा करके इधर ले आते हैं, जाहिर सी बात है प्लस में आ जाएगा, और ये आपका एजिटीज है ना, इक्वल के साइड इधर ये RHS तरफ ही है तो वो आपके एजिटीज रहेंगे। अब हम लोग पता है क्या करेंगे, इससे हम लोग ये जो डाटा है ना इससे हम लोग डिवीजन करने वाले हैं। क्या क्या कैंसिल आउट होगा पहले वो बता दो। देखो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा जी, एक h कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा, और आपका इधर m0 सी स्क्वायर बचेगा। तो देखो उसको हम लोग लिखते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक h बचेगा वो लिख लेते हैं, फिर ये वन माइनस cos थीटा लिख लेते हैं जी, और ये वाला जो डाटा उसको उठा करके उधर ले जाता है, ठीक। और एक जो c बचेगा वो हम लोग, अच्छा एक यहाँ पे c और आएगा तो एक c हम लोग कट कर देंगे, यहाँ पे एक c आना चाहिए तो हम लोग कट कर देंगे तो बचेगा कुछ ऐसा, तो ऐसा बच जाएगा आपका। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को हम लोग h 1 माइनस cos ऑफ थीटा है डिवाइडेड बाई m0 सी स्क्वायर। एक्चुअली ये जो सी स्क्वायर है ना सो हम लोग इधर ले आए हैं, तो एक सी यहाँ बचेगा, वो हमें एक्चुअली करना चाहिए, वो सी स्क्वायर था ना, तो एक सी हम लोग इधर ले और एक सी को रहने दिए, उसका फायदा आपको बताएंगे आगे चल के उसका फायदा क्या है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो न्यू डैश है उसको एक बार इससे भागा दे, तो इस पर इससे भागा देते, पहले हम लोग इसको देखो एजिटी रखे हुए और इसको एक बार इससे भागा दे दिए, फिर इससे भागा दे दिए, तो इधर आपका सी आ गया जी। अब हम लोग को पता है क्या करेंगे, यहाँ से देखो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यू डैश हो जाएगा, यहाँ पे न्यू हो जा रहा था, तो 1 बटा ये जो सी है उसके साथ ले जाओ ना, सी बटा न्यू डैश, और यहाँ पे भी सी बटा न्यू हो जाएगा। और पता है हम लोग ऐसा इसीलिए किए थे कि दो सी जो सी स्क्वायर था, एक सी को हम लोग इधर बटा में ले आए हैं और एक सी को इसीलिए रखें ताकि सी बाय लैम्डा एक्चुअली वेवलेंथ प्रोवाइड करते हैं ना, तो इसीलिए देखिए सी बाय लैम्डा सॉरी न्यू डैश है, सी बाय न्यू डैश है तो इसीलिए लैम्डा दे देगा, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और सी बाय लैम्डा देगा। और ये क्या बताइए लैम्डा डैश क्या है, लैम्डा डैश आपका है स्कैटर्ड फोटोन का वेवलेंथ, और लैम्डा क्या है, ये आपका क्या बोलो तो इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ। तो इन दोनों में जो चेंज है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, फेज मतलब है ना, कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। तो कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला कितना आ जाएगा बोलो तो, इधर जो आपका एजिटीज है, और हमें यही प्रूफ करना था। तो एग्जाम में जब आपको पूछा जाएगा तो आपको यहाँ तक लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए थैंक यू, आज हम लोग काफ़ी डिटेल से कॉम्पटन इफेक्ट पढ़े। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।